नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग बिहार दरोगा मेंस 2022 संभावित है आपका मार्च या अप्रैल में हो जाएगी, तो हम लोग अभी से उसके तैयारी में लगे हुए हैं। आज से चालू कर दे रहे हैं, जैसे कि सार संकलन आपका आज से स्टार्ट कर दिया है। तो जो बीपीएससी के आगामी एग्जामों या फिर बिहार दरोगा की भी तैयारी जो कर रहे हैं मेंस का, उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जैसे कि आपका ये सामान्य अध्ययन का सेट है। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, आपका वो होगा हिंदी का। तो हिंदी का भी सेट हम लोग का इस चैनल पे चलते रहेगा। और उसके अलावा हम लोगों का ये सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो भी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट मेंस के लिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ठीक है, तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये है। फिर आपका रात में तारों का टिमटिमाना, ये भी आपका प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का ही कारण है। सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, यह देखिए आपका नहीं होगा, क्योंकि यह आपका जो दूरी या फिर ऊंचाई या बोल सकते हैं ऊंचाई या नज़दीक जो दिखाई देता है सूर्य, तो वो हमारी पृथ्वी की स्थिति बदलने के कारण होता है। चूँकि वो इलिप्टिकल पाथ में आपका परावलयीय पथ पे आपका ये भ्रमण करता है पृथ्वी, जिसके कारण कि यह आपका ऊंचाई या फिर कम ऊंचाई पे या ज़्यादा ऊंचाई पे दिखाई देती है। तो ये ज़्यादा ऊंचाई वाला हम लोग को वायुमंडलीय अपवर्तन का रीजन नहीं होगा। तो इस तरह से मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3। तो 4 नंबर भी स्टेटमेंट आपका सही होगा। एक ही ऑप्शन इसमें गलत है, वह है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है, एसिटिलीन या एथाइन गैस जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण बताना है, कौन सा होगा। तो इसमें देखिए आपका कार्बन का कितना है परमाणु, तो 2 2 4 है। इधर देखिए कार्बन का 4 है। ऑक्सीजन का देखिए यहाँ कितना है, 4 दूनी का 8 है। इधर देखेंगे तो 4 दूनी का 8 हो गया, और 8 और इधर 2 है, 8 2 10 हो गया। तो ये तो संतुलित नहीं है। अगला देखिए आपका कार्बन का इधर है 4, तो कार्बन का इधर भी आपका 4 हो गया। ऑक्सीजन का देखिए कितना है, 5 दूनी का 10, तो यहाँ हो गया 4 दूनी का 8 8, और इधर देखिए फिर है आपका 2 8 दूनी का 10। ऑक्सीजन भी ठीक है, हाइड्रोजन मिला लेते हैं। फिर हाइड्रोजन 2 दूनी का 4, यहाँ 2 है, 2 से पूरे में गुना है तो 2 दूनी का 4 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ भी 2 दूनी का 4। इसका मतलब ये आपका संतुलित है, दोनों तरफ संख्या बराबर है परमाणुओं की सभी तत्व का। तो ये आपका 2 नंबर सही हो गया। अगला देखिए हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए दाब बराबर क्या होता है, बल बाई क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर होता है, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बल बाई क्षेत्रफल होता है। तो देखिए पास्कल का जो नियम है वो क्या करता है कि अगर छोटी सी नली है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसको फिर क्या किया जाता है कि एकला कर बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फिर इसको हम लोग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि छोटे क्षेत्रफल पे अगर बल लगाएं, छोटे क्षेत्रफल अगर कम हो और इस पर बल लगाया जाए, दाब लगाएं, तो छोटा क्षेत्रफल पर दाब लगाएंगे तो बल क्या होगा, बहुत ज़्यादा इस पे उत्पन्न होगा। और यही बल को हम लोग कहाँ उपयोग करेंगे, दूसरे शीर्ष पर। ये सिद्धांत दिया हुआ है आपका पास्कल का। तो ये हो जाएगा पास्कल नियम पर आपका कार्य करता है हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, अगला देखिए है कि बीमा दिया हुआ है, डायमेंशन है MLT का पावर -2 दिया हुआ है। पूछ रहा है किसका होगा इसमें से, तो M किसका मात्रक होता है, तो M यूज़ करते हैं हम लोग। M4 होता है मास का ऐसा यूनिट होता है kg। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका L हो गया लेंथ यूज़ होता है आपका मीटर, और T हो गया टाइम हो गया, सेकेंड पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर लिख लिया हम लोग। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, बल का एसआई मात्रक होती है। तो आपका बल का बीमा है वो। अगला देखिए क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है, तो मुक्त ऊर्जा में कमी को हम लोग बोलते हैं सहज परिवर्तन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सही युग्म को मिलाना है। कॉलम ए यहाँ दिया हुआ है और कॉलम बी देखिए देना चाहिए था इधर, लेकिन ये दिया है इधर। हम लोग को मैच करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ये लंबा लंबा दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो सकता है।
तो जो दिखाई दे रहा है पहले हम लोग उसको करते हैं। यहाँ कॉलम देखिए, पहला में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो यहाँ दिखाई दे रहा है CaSO4 हाफ H2O, इसका मतलब ए नंबर का हो जाएगा कौन सा, दूसरा हो जाएगा। रासायनिक सूत्र फिर देखिए जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो यहाँ पर सॉरी हाफ H2O तो ये इसका हो गया, इसका होता है 2H2O, ठीक है। 2H2O देखिए आपका 3 नंबर पे दे रहा है और CaSO 4 नंबर पे है, तो ये विरंजक चूर्ण का होता है। तो जिप्सम आपका हो गया कितना, ये 3 नंबर पे था, ये हो जाएगा आपका 3। विरंजक चूर्ण आपका CaOCl2 ये हो जाएगा आपका 4 नंबर पे था, और बुझा हुआ चूना आपका CaO4OH का होल ट्वाइस हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 1 नंबर पर। तो इस तरह से ऑप्शन मिलाएंगे तो 2 3 4 1 होना चाहिए। अब 2 3 4 1 ऑप्शन देखिए, 2 3 4 1 ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो उसका मुख्य कारण होता है जड़त्व। अब देखिए जड़त्व में आपका 2 चीज़ दिया हुआ है, एक आराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। तो ध्यान देंगे तो कार क्या है आपका, कार चल रही है, दौड़ती हुई कार है, तो कार चल रही है तो वो कैसा है आपका, गति में है, तो गति का जड़त्व वहाँ काम करेगा। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है K4 निकेल है, ये आपका Na साइनाइड में निकेल का पूछ रहा है, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो देखिए जिसका निकालना रहता है उसको सपोज कर लेते हैं, बाकी का जो ज्ञात है उसको हम लोग रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा K का कितना होता है +1। अब देखिए 4 इसका परमाणु है तो इसका 4 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ पर प्लस निकेल का निकालना है तो हम लोग निकेल को ऐसे ही रखेंगे, फिर प्लस साइनाइड का कितना होता है -1 होता है, तो -1 का ये कितना है 4 परमाणु है, 4 से गुना कर लिए। अब ये गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 4, और ये हो जाएगा फिर आपका निकेल, और ये हो जाएगा माइनस का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4। अब देखिए जब ऑक्सीकरण निकालना रहता है तो =0 करेंगे, तब जाके ये निकेल निकालना है Na का, तब इधर जो संख्या जाएगा बराबर के इस तरफ जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये दोनों घटकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों खत्म, तो Na निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना क्या है, कौन सा परिवर्तन है। तो देखिए जब जंग लगता है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह आपका, चूँकि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो आपका पुनः उस अवस्था को प्राप्त कर सके, जैसे कि बर्फ़ जो है, पानी से बर्फ़ बनना, तो बर्फ़ बन गया तो फिर पिघलाएंगे तो वो क्या होगा आपका, पानी बन सकता है। और लेकिन लोहे में जंग लग गया तो फिर चाहेंगे कि जो रस्टेड हो गया लोहा उसको हम लोग फिर रिस्टोर करें, तो बहुत कठिन माने वो हो जाएगा, उसको नहीं परिवर्तन में ला सकते हैं इजी वे से, तो वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन में दिया हुआ है रासायनिक के जगह यूज़ किया हुआ है वैद्युत रसायन परिवर्तन, क्योंकि वैद्युत परिवर्तन तो डायरेक्ट है नहीं, तो हम लोग को वैद्युत रसायन परिवर्तन लेना होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है। तो देखिए ये अल्फा बीटा और गामा ये किरणें जो है रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं आपको विकृत करती हैं। अगला देखिए है, आते हैं अब हम लोग नागरिक शास्त्र सेक्शन से, क्वेश्चन है देखिए है कि आपका पॉलिटी से कि एक संघीय राष्ट्र में शक्तियों का वितरण होता है, तो ये आपका केंद्र और राज्यों के बीच में होता है, जो संघीय होते हैं उसमें राष्ट्र की शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य के बीच होगी। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत चूज करते हैं। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, सही है आपका। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, तो यही आपका जो है सत्य नहीं है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी ठीक था। तो अगला देखिए है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति से जुड़ा एक और क्वेश्चन, तो देखिए राज्यसभा को विघटित नहीं करना, वही आपका इसमें भी है, ऑप्शन में थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, बाकी तो सब हो जाएगा। अगला देखते हैं, कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। देखिए कार्यकाल में ही रहेगा, लेकिन उसको हटाने का शक्ति किसको है, तो संसद का।
जो भी महाभियोग का सिद्धांत है वो किसका देन है? संसद का। तो कार्यकाल से हटाने का शक्ति किसको हम लोग बोलेंगे? संसद को बोलेंगे। अगला है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? यह है आपका अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 हो गया। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान ने लोकसभा के गठन और उसके विलयन का अधिकार किसे दिया है? राष्ट्रपति को है लोकसभा के गठन करने का और विलय करने का। राज्यसभा तो भंग होता नहीं है, ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के हाथों में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। एक चीज़ बताते चले यहाँ कि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसका अवेलेबल कराया जाएगा। वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड करके खुद से सेट भी लगा के आंसर इससे मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आप क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों का झलक किसमें है? तो देखिए संविधान का पूरा चीज़ वो किस लिए है, क्या है, वो सब आपको प्रस्तावना में ही मिल जाएगी। अगला देखिए है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल की जा चुकी है? तो उसमें आपका कुल 22 भाषा है अब तक, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं ले लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तक में उसमें 22 भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी, देखिए हिंदी के बारे में क्या बात है? तो यह देखिए हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि यह सरकारी भाषा होगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रभाषा नहीं है आपका। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग क्या है? तो ये आपका संवैधानिक संस्था है, संविधान से ये जुड़ा हुआ है। अगला है कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? तो यह है आपका संसद का करेगा ही, राज्य विधानमंडल का, विधानसभा का। तो इसमें आपका राष्ट्रपति, इस सब आपका ऑप्शन 4 में देखिए सब घुस गया है। 4 नंबर में आपका सब हो जाएगा। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद और उपराष्ट्रपति के पद, ये सब निर्वाचन आयोग के अधीन है। अगला है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान में समाविष्ट करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आपका एक लोकतंत्र को क्या करता है? केंद्र राज्य की शक्ति का इसमें बंटवारा कर और उसका समन्वय भी करता है। तो उस तरह से देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का एक रीढ़ है। ये आपका 3 नंबर ले लेंगे। अगला है संविधान, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 85 में आपका है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी बोलते हैं, वह कौन सा शब्द है जिसे संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, बात एक ही है। तो और गरिमा शब्द का नहीं, अखंडता इसमें हुआ है, गरिमा शब्द का आपका नहीं इसमें व्याख्या मिलेगा, नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 25 देखिए है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का उपबंध क्या है? तो इस 370 आपका जो हट गया वही रिलेटेड था आपका जम्मू और कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान का उपबंध था इसमें 370 में। अगला है आपका भारतीय इतिहास का सेक्शन। आते हैं अब इसके पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं, एलोरा का तो राष्ट्रकूटों का था, तो अजंता का किसका देन है ये आपसे पूछा, तो ये आपका गुप्तों का हो जाएगा। अजंता के चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए? तो गुप्तों के शासनकाल का हो जाएगा। अगला देखिए है कि उपनिषद क्या है? सार संकलन के आज वीडियो में आपने देखा होगा, उपनिषद के बारे में हमने बात किया है। तो यह देखिए उसमें क्या है, दार्शनिक सिद्धांत है। ऑप्शन बताया था इसमें क्या समावेशित है, तो यह आपका दार्शनिक सिद्धांत इसमें है। देखिए हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत हो जाएगा इसके अनुसार।
अगला देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध जो बितस्ता का युद्ध हुआ था वह किन किन शासकों के बीच हुई थी? यह युद्ध आपका है पुरस और सिकंदर का, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए है कि आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या थी? तो ये आपका पेशा से जो है इसका वर्ण बांटा गया था कि ये अगर बाल काटते हैं तो नाई है, ये अगर ये काम करते हैं, माने कार्य के आधार पे बांटा गया है। ठीक है। अगला है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? यह मिलेगा आपका भाब्रू स्तंभ शिलालेख में। ठीक है, स्तंभ लेख में, भाब्रू स्तंभ में मिलेगा। अगला देखिए वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में। नेक्स्ट है आपका भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए आते हैं, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? एक चीज़ यहाँ कमेंट करके आपके लिए छोड़ते हैं, ऊपर के क्वेश्चन में लोधी वंश की बात की गई है तो बहुत लोगों को संदेह रहता है, तो यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। आपके लिए ये क्वेश्चन रहा कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा संस्थापक इसके कौन है, बहलोल लोधी या फिर आपका एक और ऑप्शन ले लीजिए आप। यहाँ चलिए हम तो आपको बता ही दिए, तो आपका संस्थापक लिख ही दे रहे हैं, ये मेरे लिए ही हो गया आपका, चूँकि बाकी सब इब्राहिम लोधी बहुत लोगों को दिमाग में रहता है, लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा वो आपका आखिरी शासक हो जाएगा और बहलोल लोधी आपका संस्थापक है। यह आपका दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी रहा है। अगला देखते हैं, कह रहा है भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो ये आपका मद्रास में हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने 1225 में लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो उस समय आपका इस्मुद्दीन इब्बास खिलजी को हराकर आपका इल्तुतमिश 1525 में आपका 1225 में आपका बिहार पर अधिकार किया था। आगे देखिए आपका है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया है? तो ये माना जाता है जनक लॉर्ड बेंटिंग को। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? कब स्थापना हुई थी आपका इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 1885। अगला है मुस्लिम लीग ने, इसके बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या किया हुआ है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा, पूरे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है मैंने, तो इसलिए अभी हम रात को वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम शॉर्ट में चल रहे हैं, और भी व्याख्यात्मक हल आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, बस हम लोग को प्रॉपर वे में चलते रहना है, चलते चलते हम लोग मंजिल के करीब जरूर पहुंचेंगे। अगला देखिए है कि मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी? मुस्लिम लीग द्वारा कब मांग किया गया था? 1940 हो जाएगी। अगला है कि पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? पंचशील कब हुआ था आपका? 1954। अगला देखिए पंचशील समझौता, जैसे कि वो क्लियर होगा 1954 का। अगला है कि वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने एक पार्टी दी थी। ठीक है, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि से मिला और वह उसके लिए पार्टी भी दी थी, वो है आपका लॉर्ड डफरिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1763 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? यह है आपका मीर कासिम द्वारा, 1763 का हो जाएगा, नवाब मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय भूगोल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि भारत के भूगोल बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अलग सेक्शन मायने रखता है, तो उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है यह 180 डिग्री के बारे में हम लोग दिनांक रेखा के बारे में जानते हैं, लेकिन देखेंगे यहाँ पर तो यह ग्रीनविच भी लिखा हुआ है, तो इसके लिए डाउट नहीं होना चाहिए कि ग्रीनविच से ही आपका गुजरती है, तो 180 डिग्री ग्रीनविच हो जाएगी। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर
कौन रेखा समानांतर है? तो देखिए देशांतर रेखाएं जो होती है वो आपका पृथ्वी अगर ये है, ठीक है, सॉरी इसको अच्छे से बनाते हैं, तो जो इस तरह की रेखाएं चलती है वो क्या होता है आपका अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये हो गया आपका अक्षांश, और जो इस तरह की रेखाएं होती है वो होता है आपका देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो इसमें देखिए पूछ रहा है आपका कि समानांतर रेखाएं कौन सी होती है, तो कॉमन माइंड की चीज़ है। ये जो दशांतर रेखाएं हैं ये क्या होता है कि स्थिति को दिखाने के लिए समय एक जगह एक जैसा हो, इसलिए इसको देशांतर रेखाएं खींची गई, तो ये समानांतर नहीं होती है। लेकिन ये अक्षांश रेखाएं जो है ये हमेशा अगर ऐसे है तो इसके जस्ट समानांतर ये रेखा घूमेगी, तो आपका अक्षांश रेखा हम लोग बोलेंगे कि समानांतर है। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि अग्नेय चट्टान लावा के जमने से आग्नेय बनता है, बिल्कुल ठीक है। जीवाश्म की प्राप्ति के लिए आपका देखिए अग्नेय चट्टान बिल्कुल नहीं होता है, जीवाश्म पाया जाता है अवसादी चट्टान में, तो इस तरह से गलत हो गया आपका ऑप्शन बी जो है असत्य है, ठीक है। अगला देखिए है कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? बिहार का स्थिति क्या है? तो यह आपका पूर्वी देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर तो सभी ऑप्शन में नजर आ रही है। तो यहाँ पर 83 डिग्री और 19.5 हो जाएगा आपका मिनट, और उसके बाद 88, ये आपका ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। अगला देखिए 45 है कि गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो देखिए यूपी से होते हुए आएगी, तो यूपी का बॉर्डर कौन टच करेगा इसमें? आपका बक्सर है, बक्सर यूपी से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि गंगा नदी कहाँ आएगी? बक्सर से होते हुए, ठीक है। आइए आते हैं 46, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? ये पड़ जाता है आपका अंटार्कटिका का। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में मैग्नेटाइट जो है कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है कहाँ कहाँ? यह है आपका जमुई और गया दोनों जगह में है, तो आपका ऑप्शन 3 नंबर जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला है कि अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? तो देखिए ये द्वीप अगर देखेंगे तो दमन और द्वी जो है वो द्वीप कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में, गुजरात के आसपास में। अगला देखिए है कि नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नाथुला आपका सिक्किम में है। अगला है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? देखिए दर्रा का भी हमने बताया हुआ, पूरा अच्छे से याद करवाया था, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी वीडियो सेक्शन में जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। तो देखिए यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो लौह अयस्क है प्रचुर मात्रा में, मैग्नीज, माइका भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पर तांबा जो है ये डिपेंडेंट है आपका, बल्कि ये स्वतंत्र आत्मनिर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट। चलिए आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? तो इसमें देखेंगे आपका गोदावरी है, कृष्णा, महानदी जो है ये आपका, चूँकि ये उत्पन्न कहाँ से होती है महानदी? रायपुर के समीप आपका सिहावा पर्वत श्रेणी से होती है महानदी का, तो ये आपका आ जाता है पूर्व मध्य क्षेत्र में, तो ये आपका पश्चिम घाट की तो हो ही नहीं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो हमारा सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा इसमें, देखिए हमारा जल विद्युत ऊर्जा जो है यह हम लोग ले लेंगे, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हालांकि तापीय ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, तो हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत के रूप में क्या रखेंगे? जल विद्युत ऊर्जा। अगला देखिए है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो ये बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, और ये है आपका अरावली। अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो सबसे पुरानी है। प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? तो सबसे दूसरे स्थान पर आ जाता है कृष्णा बेसिन, ठीक है। अगला देखिए है कि तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? ये आपका बराकर की नदी पर है तिलैया डैम। अगला आते हैं, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया आपका। मैथ को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि सॉल्यूशन के लिए यहाँ हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा।
और इसको मैं अपना एक अलग चैनल है उस पर, यहाँ चैनल के लिंक पे मैंने कर दिया है, वहाँ इसको डाल देंगे, क्योंकि जिनको ज़रूरत होगी वहाँ जाकर इसको देख लेंगे। बहुत अच्छे से वहाँ एक एक स्टेप करके बताया जाएगा। चूँकि यहाँ जगह की भी अभाव है तो यहाँ बनाने में भी थोड़ी कमी महसूस होगी, तो इसीलिए हम इसको स्किप करते हुए आ जाते हैं मैथ के 10 क्वेश्चन को हम लोग। यहाँ पर देखिए मैथ और रीजनिंग, यहाँ पर हम लोग रीजनिंग अगर आसान होगा तो इसको हम लोग बनाएंगे, नहीं तो इसको भी हम उसी में बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि समय लगेगी इसमें। तो ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका पीडीएफ तो जैसे मैंने बताया दिया हुआ ही है। तो यहाँ रीजनिंग भी है और मैथ भी आपका एक ही में कंबाइंड मिलेगी। तो ये आपका हो गया मैथ रीजनिंग का सेक्शन ख़त्म। आते हैं हम लोग अब सामान्य ज्ञान फिर से क्वेश्चन नंबर 86 पर। तो कह रहा है यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल जो है रानी की बाव कहाँ स्थित है। सबसे पहली बात कि रानी का बाव जो है ये आपका पाटन गुजरात में स्थित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम की पत्नी उदमावती जो थी वो अपने पति के लिए ये आपका बनाई थी रानी की बाव। रानी का बाव का मतलब हो गया आपका, बाव मतलब हो गया यहाँ बाव दीवानगी के अर्थ में लिया जाता है। तो ये रानी की दीवानगी के लिए आपका ये प्रसिद्ध है। आपका जो स्मारक बनाया हुआ है, महल बनाया हुआ है, वो है आपका पाटन गुजरात में। अगला देखिए है कि VLSI का पूर्ण रूप क्या होगा। यहाँ पर आपका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर V4 हो जाएगा आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम कंप्यूटर भंडारण का आकार है, सबसे छोटा कौन सा चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर गीगाबाइट तो बड़ी चीज़ है, टेराबाइट उससे भी बड़ी है, मेगाबाइट इसमें छोटा है, उससे देखिए एक पेटाबाइट नज़र आ रहा है। तो पेटाबाइट और मेगाबाइट में कौन सा हो जाएगा आपका, मेगाबाइट हो जाएगा, ठीक है, तो उससे भी बड़ा होता है। तो मेगाबाइट सबसे छोटा है इन चारों में। अगला देखिए ओलंपिक 2020 का मेजबानी, ओलंपिक अभी आपका कहाँ हुआ, जापान में, तो मेजबानी कौन किया, टोक्यो हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पूर्व प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड के द्वारा समाप्त करते हैं। ये हो जाएगा आपका अंडू जो है ये कमांड होता है। जैसे Ctrl+Z करते हैं तो आपका अंडू आता है, Ctrl+Y रीडू होता है। तो वही कह रहा है कि पहले जो कमांड दिए हुए थे, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो आपका अंडो रीडो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की राजधानी है। तो आपका दमन है। अगला देखिए है कि नीता अंबानी प्रथम भारतीय महिला जो एक व्यक्तिगत सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं, वो हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में नीता अंबानी शामिल की गई थी। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किस भाषा में लिखी गई है। यह आपका संस्कृत में है। अगला है कि इसरो का वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा का नाम कर है, इसरो का वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा क्या है, एक तरह का, ठीक है। तो वाणिज्यिक जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा आपका, वाणिज्यिक चीज़ जो है वो आपका एंट्रिक्स निगम लिमिटेड के नाम से आपका कार्य करता है। ये इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा, ठीक है, किस नाम से कार्य करता है, एंट्रिक्स निगम लिमिटेड। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यह सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में यूज़ किया जाता है। अगला है कि भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। 1986 में आया था ये आपका। 97 है महाबोधि मंदिर परिसर जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, यह कहाँ स्थित है। तो महाबोधि आपका गया जिला में पड़ जाता है, बिहार के। ये हो जाएगा एक नंबर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2004 में नासा ने किसका अध्ययन करने हेतु मैसेंजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। तो मैसेंजर किसको छोड़ा हुआ है, मैसेंजर इसरो द्वारा छोड़ा गया था आपको अध्ययन करने के लिए बुध का, ठीक है। ये मैसेंजर अंतरिक्ष यान गया था बुध के लिए।
99 क्वेश्चन है आपका कि स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी किस देश की है, किस देश में स्थित है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगी। और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि विंडोज़ बेस्ड कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है। जब देखिए दोनों एक ही नाम सेम रहेगा और एक ही फॉर्मेट में रहेगा, एक ही फोल्डर में रहेगा, एक ही नाम से, तो वो कभी नहीं होगा। ठीक है, वह या तो उसके बाद में 1 लग जाती है या फिर उसको लिख देता है कॉपी ऑफ। ठीक है, ये जब सेव करेंगे तो इस तरह का दिखाई देता है कमांड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, फाइल का टाइप समान हो, फाइल का टाइप समान आपका ऑप्शन 3 नंबर में ले लेना है, उनके नाम समान हो और फाइल टाइप समान रहेगा तो वो एक ही फाइल में नहीं सेव हो सकती है। ठीक है, नहीं हो सकती है सेव। क्लियर? तो ये आपका यहीं पर ये क्वेश्चन का सेट जो है 100 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। हाँ, जो रीजनिंग और मैथ का है उसके लिए प्रॉपर, चूँकि बहुत सारे लड़कों का वीक रहता है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर आपका साइंस का संसार चैनल खोल दिए हैं, उस पर साइंस की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर उसको देख लीजिएगा, हम आपके लिए वहाँ वीडियो या कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले, आपका हिंदी के सेट रहेगा, तब तक का आप अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। जय हिंद,